अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर, जहां वृंदावन के नाम से मशहूर संभल जिले में चंदौसी में जल्द ही उत्तर प्रदेश में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी। जहां पिछले करीब 1.5 साल से चल रही भगवान श्री राम की प्रतिमा अब लगभग बनकर तैयार हो गई है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विशालकाय प्रतिमा के निर्माण के लिए रामबाग धाम ट्रस्ट को बधाई भी दी। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्द ही प्रतिमा का अनावरण कर सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र की तर्ज पर इस शहर में भी बड़े पैमाने पर गणेश शोभा यात्रा निकाली जाती है, जब भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा शहर के धार्मिक महत्व को और बढ़ाएगी, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यह उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जहां रामबाग धाम ट्रस्ट द्वारा बनाई जा रही इस विशालकाय प्रतिमा में भगवान श्री राम एक हाथ में धनुष लिए खड़े हैं और दूसरे हाथ में आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रतिमा के पास एक अशोक वाटिका भी बनाई जा रही है। ये रामबाग धाम है, चंदौसी मिनी वृंदावन है, जनपद संभल की। और यहाँ रामबाग धाम पर भगवान राम की एक दिव्य और भव्य ऊंची प्रतिमा लगभग 65 फीट ऊंची है। इसका निर्माण किया जा रहा है और ये 31 मई 2023 से निरंतर बन रही है। एक भी दिन इसमें गैप नहीं हुआ है और ये लगभग बनकर तैयार है। पेंटिंग शुरू हो गई है और बहुत ही शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से प्रभु की इस दिव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये रामबाग धाम है, चंदौसी मिनी वृंदावन है, जनपद संभल की। और यहाँ रामबाग धाम पर भगवान राम की एक दिव्य और भव्य ऊंची प्रतिमा लगभग 65 फीट ऊंची है। इसका निर्माण किया जा रहा है और ये 31 मई 2023 से निरंतर बन रही है। एक भी दिन इसमें गैप नहीं हुआ है और ये लगभग बनकर तैयार है। पेंटिंग शुरू हो गई है और बहुत ही शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से प्रभु की इस दिव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये रामबाग धाम है, चंदौसी मिनी वृंदावन है, जनपद जब भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की जाएगी स्थापित। जहां 1.5 साल से बनाई जा रही प्रतिमा बनकर हुई है तैयार। जब मुख्यमंत्री योगी जल्द ही प्रतिमा का करेंगे अनावरण और मुख्यमंत्री राज्यपाल ने रामबाग ट्रस्ट को दी इसकी बधाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र सिंह पान लाइव पर जुड़ चुके हैं। तो विजेंद्र, जिस तरीके से भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से संभल के चंदौसी में भगवान श्री राम की 51 फुट ऊंची जो मूर्ति का जो बनाई जा रही है, उसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की अगर मानी जाए तो सबसे ऊंची जो राम की प्रतिमा जो है चंदौसी में बनाई जा रही है। और चंदौसी को एक मिनी वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी को लेकर ट्रस्ट के कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री जी को इसको लेकर एक लेटर भी भेजा था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा भी उस मूर्ति को लेकर भी जो है इसमें रामबाग ट्रस्ट को धन्यवाद जो है वो दिया गया है। तो उसी को लेकर जो 31 मई 2023 से जो है मूर्ति जो है बनाई जा रही है। तो लोगों के द्वारा जो ट्रस्टी है वहाँ के, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस मूर्ति का जो अनावरण होगा जो मुख्यमंत्री जी के हाथों के द्वारा इसमें जो किया जाएगा। जी विजेंद्र, ये अनावरण करने की बात जो कही गई है, वो कब तक इनका अनावरण किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, उसके अनावरण को लेकर हम बात करें तो अभी लगभग 1 से 1.5 महीना उसको लग सकता है। मूर्ति को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो उसको लेकर जो अब इस समय जो प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, उसको लेकर के जो बताया जा रहा है, कुंभ के बाद में मुख्यमंत्री जी आकर के चंदौसी में उसकी मूर्ति का जो अनावरण करेंगे। जी विजेंद्र, इसके साथ में जैसे अनावरण का कार्यक्रम किया जाएगा, उस दौरान और कौन कौन से कार्यक्रम वहां पर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये जो चंदौसी में जो एक वाटिका है, उसमें जो है जी विजेंद्र, इसके साथ में भी बताया गया है कि वहां पर एक उसी के साथ में प्रतिमा के साथ में वाटिका भी बनाई गई है। उस वाटिका का क्या वो वाटिका पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है? जी बिल्कुल, वाटिका जो है वो तैयार हो चुकी है। सिर्फ इंतजार यही है कि कुंभ के बाद में इस जो मूर्ति का जो मुख्यमंत्री जो है इसका जो अनावरण वो है वो कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ विजेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से संभल में
भगवान राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार हो चुकी है, जो जल्द ही स्थापित की जाएगी और इसका अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए ये भी बताया जा रहा है कि इसी के साथ में एक वाटिका भी तैयार की गई है, जिसका भी अनावरण कुंभ मेले के बाद इसका अनावरण किया जाएगा। देहरादून में स्वस्थ मतदाता स्वस्थ लोकतंत्र की थीम पर 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया, जहां हाथी बड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देश पर आयोजित किए गए इस 10 किलोमीटर दौड़ में भारतीय सेना, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, सर्वे ऑफ इंडिया, सचिवालय, एथलेटिक क्लब समेत 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में एडिशनल सर्वेयर जनरल श्यामवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि विजेताओं को सम्मानित किया। दौड़ में विभिन्न श्रेणियों के 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जहां अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे व मुख्य अतिथि एडिशनल सर्वेयर जनरल ने सभी प्रतिभागियों श्रेणीवार एक एक कर फ्लैग ऑफ करते हुए रवाना किया है। निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की आपराधिक गतिविधियों को राज्य निर्वाचन आयोग वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक कर रहा है और इसके साथ ही मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है कि ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जिसकी सोसाइटी में अच्छी छवि हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि वे जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि मतदाता प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि को पहचान सकें और अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सके। जो देखिए, निर्वाचन जो लड़ा जाता है, एक तो वो निष्पक्ष ढंग से लड़ा जाए और सभी जो प्रत्याशी हैं उनको समान रूप से अवसर मिले। और ये निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि मतदाताओं को भी जागरूक किया जाए और मतदाताओं को भी पता हो कि उनके प्रत्याशी किस प्रकार से हैं, क्या उनका सामाजिक किस तरह से उनको देखा जाता है। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। जो देखिए, मुजफ्फरनगर जिले में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है और ये हादसा उस समय हुआ जब वे बुढ़ाना से शाहपुर अपने घर जा रहे थे। मृतकों की पहचान 17 वर्षीय आमिर और 18 वर्षीय सुहेल के रूप में हुई है। जहां हादसे के बाद उनके परिवार को ये दर्दनाक हादसा बीती रात बुढ़ाना कोतवाली के अंतर्गत उमरपुर चौकी के पास हुआ, जहां पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुआ है, जिसने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिस कारण हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों के लिए आगामी 23 जनवरी को मतदान होना है और 25 जनवरी को मतगणना होगी, जहां निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के 100 नगर निकायों के लिए मतदान हो रहा है और इसके लिए 1558 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 3436 मतदान स्थल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रदेश में 601 संवेदनशील मतदान केंद्र और 1292 मतदान स्थलों को संवेदनशील श्रेणी में रखा है। इसके अलावा अति संवेदनशील मतदान केंद्र 422 और 1078 अति संवेदनशील मतदान स्थल चिन्हित किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि दिव्यांग और सक्षम मतदाता के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से ठोस पहल की गई है। वहीं विभाग की ओर से निर्वाचन के लिए पहले ही बैलेट पेपर की छपाई का काम पूरा हो गया है और 1 जनवरी 2025 को जिन लोगों ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उनका नाम भी निर्वाचन की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने युवाओं और सभी लोगों से अपील की है कि वे मतदान जरूर करें, ताकि नगर निकाय के लिए एक अच्छे बोर्ड का गठन हो
और उनके जनप्रतिनिधि संबंधित क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जल्दी ही नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसके संबंध में निर्वाचन आयोग की तरफ से जो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में चुनाव होना है और 23 जनवरी को उसके लिए मतदान होना है। 25 जनवरी को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैलेट पेपर जो है उसकी छपाई भी पूरी हो गई है और जो कार्मिक हैं जिनकी ड्यूटी लगेगी उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम गाइडलाइन हैं उन गाइडलाइन का पालन कैसे हो उसके लिए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो निर्वाचन में जुड़े जो अन्य कर्मचारी हैं वो भी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं और जैसे ही जो निर्वाचन की प्रक्रिया होगी यानी 23 जनवरी को उस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कैसे हो उसको लेकर के भी सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर व्यवस्थित की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, जो नगर निकाय चुनाव को लेकर के जितने भी संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर व्यापक स्तर पर पुलिस फोर्स की कैसे तैनाती हो और इसके साथ साथ लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के अन्य कर्मचारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी अजय जी, इसके साथ ही जो अक्षम मतदाता हैं, जो खासकर जो बुजुर्ग मतदाता हैं, जो किसी उससे पीड़ित मतदाता हैं, जो बीमारी से ग्रसित हैं, उन मतदाताओं के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी कोशिश ये की जाती है कि अधिक संख्या में लोग मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंचे और इसी को लेकर के लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जाते रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि भी आपने बताया कि बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो जिनकी काफी आयु होती है 80 साल से ऊपर, 85 साल से ऊपर के जो आयु के मतदाता है वो कैसे मतदान स्थलों तक पहुंचे, उसको लेकर के भी निर्वाचन आयोग की ओर से गाइडलाइन के तहत काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो अक्षम मतदाता हैं, कई लोग बीमारी से पीड़ित हैं, कई लोग वहां पर पहुंच नहीं। पोलिंग बूथ है और उसमें किस प्रकार से संवेदनशीलता इत्यादि है, तो उसके जो आंकड़े अभी तक हमारे पास है। पूरे राज्य में हमारी, जिससे मैंने बताया, 100 नगर निकाय हैं जिन पर की चुनाव हो रहा है। टोटल हमारे जो मतदान केंद्र की संख्या है पूरे राज्य में 1558। मतदान स्थलों की टोटल संख्या 3436। अब इसमें संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 601 है। संवेदनशील मतदान स्थलों की संख्या हमारी 1292। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना है और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।